हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, बायोमॉलिक्यूल के अपन आखिरी चरण में आ चुके हैं, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर। और हम लोग बात किए थे एंजाइम के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर आपको एंजाइम के बारे में मिला था या पढ़ाया गया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एंजाइम क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से पूरी होती है। आज हम लोग उसके आगे एंजाइम 2 सेशन में बात करेंगे कि एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। अभी तक आपको सिर्फ ये बात बताई गई कि एंजाइम किसी भी जैविक रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। अब ये किसी अभिक्रिया को किस प्रकार से कैटालाइज करते हैं और अन्य तमाम बातें, देखो कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है टॉपिक, तो समझ के चलो, मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात अब कि एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं। केमिकल कन्वर्जन ऑफ एंजाइम्स, इसका मतलब है कि कोई भी एंजाइम किसी भी पदार्थ को प्रोडक्ट में कैसे बदलता है, यानी रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से करता है। इसके लिए दो बातें आप समझ लें। पहली बात आपको क्या समझना है कि सबस्ट्रेट क्या है, अभिकारक क्या है। दूसरी बात एंजाइम क्या है। तीसरी बात, ये दोनों जुड़ करके कैसे किसी चीज को, किसी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या अभिकारक को प्रोडक्ट में बदल देते हैं। हमारे पास प्रश्न कितने हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अभिकारक क्या है, यानी सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम काम करेगा। दूसरा, एंजाइम क्या है। तीसरा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ऐसा क्या करेगा जिससे वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा और वो रिएक्शन कैसी तेजी के साथ पूरी होगी। इस बात को हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है। ऑल व्हिच केमिकल दे कन्वर्टेड इन अ प्रोडक्ट आफ्टर एंजाइम रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसे सभी रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल जाते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। क्लियर हो गई बात। हमेशा किसी भी अभिक्रिया में सबस्ट्रेट को हम किससे लिखेंगे, एस। अभिकारक को क्या लिखा जाएगा, यहां पर एस से हम डिनोट करेंगे। दूसरी बात और एक समझ लीजिए, फिर आगे की बात करना हम स्टार्ट करें कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम इस एंड सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये बात पहले भी बताई जा चुकी कि एंजाइम प्रोटीन की द्वितीयक या तृतीयक संरचना के होते हैं, जो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के उस अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब बात हमें ये करनी कि ये काम करते कैसे। चलिए स्क्रीन पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जिसमें क्या होता है कि जैसे हम मान लें कि ये कोई सबस्ट्रेट है एस। अभी हमने कहा था ना सबस्ट्रेट को एस से डिनोट करते हैं। ये वो पदार्थ है जिस पर एंजाइम काम करेगा। दूसरा, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ये बन गया ई प्लस एस। इसे क्या बोलते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। और फिर जब रिएक्शन पूरी हो गई तो रिएक्शन पूरी होने के बाद जो एस था वो किस में बदल गया, पी में। फिर सर एंजाइम का क्या हुआ। एंजाइम का कुछ नहीं हुआ, एंजाइम अभिक्रिया से बाहर हो गया। यानी कभी भी किसी भी अभिक्रिया में एंजाइम खत्म नहीं होता है, वो केवल रिएक्शन को पूरा करा करके स्वयं अलग हो जाता है। एक बार इनके नाम लिख देता हूं बेटा। इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसे हम क्या बोलेंगे यहां पर, एंजाइम। इसे क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट एंजाइम
कॉम्प्लेक्स। पी यहां पे क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और ई क्या है, ई फिर से यहां पर एक एंजाइम है। इस बात को ऐसे समझो कि जैसे आप सबस्ट्रेट, मैं क्या हूं, मैं एंजाइम हूं। जब हम दोनों क्लास में होते हैं उस समय क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सर और स्टूडेंट्स एक ही दिशा में सोच रहे होते, और सर हमेशा क्या करते हैं, स्टूडेंट की पढ़ने की क्रियाविधि को बढ़ाते हैं। बच्चा आगे जाके डॉक्टर बन गया, प्रोडक्ट बन गया, सर वापस लौट करके नए बच्चों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सर खर्चा थोड़ी हुआ, सर का कुछ कम भी नहीं हुआ। बात समझ में आई। इसी प्रकार से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, इस समय पर एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम करता है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड करता है, उनके रासायनिक बंधों को तोड़ता या जोड़ता है। उन रासायनिक बंधों के टूटने और जुड़ने के साथ क्या होता है, प्रोडक्ट बदल गया, एंजाइम फिर से बाहर आ गया, बाहर आकर के नए सबस्ट्रेट के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कोई भी एंजाइम इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करता है। इसको जरा एक तरीके से और समझो। जैसे हम मान लें कि ये हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम है, इस तरीके से ये एंजाइम है ऐसे, और ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है इस तरीके से। ये वो पदार्थ है जिस पर एंजाइम काम करेगा, ये वो पदार्थ। अब रिएक्शन आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इस प्रकार से आकर के फिट हो जाते हैं। ऐसे बेटा ये दोनों सबस्ट्रेट जो थे वो इस तरीके से इसमें आकर के एंजाइम के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कंडीशन है, ये अपनी क्लासरूम है। जुड़ गए विद्यार्थी। यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, स्टूडेंट है, एंजाइम क्या है, सर है। क्लास खत्म हो गई, बच्चों को नई चीज मिल गई, तो फिर क्या हुआ, ये हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम यहां पर कि ये जो है ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, और एंजाइम वापस से अलग होकर के नई रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फिर से चल दिया। तो एंजाइम कभी किसी रिएक्शन में खत्म नहीं होता है, समझ गए। एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस समय एंजाइम ने सबस्ट्रेट पर क्या किया, अभिकारक पर कुछ अभिक्रियाएं की, और उन अभिक्रियाओं में किया क्या कि पुराने बंधों को तोड़ा, नए बंधों को जोड़ा, जिसके कारण अभिकारक जो था वो एक नए पदार्थ में बदल गया। उस नए पदार्थ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट कहते हैं, और एंजाइम फिर से बाहर हो गया। यानी दो बातें, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पूरा करते हैं, उनके रासायनिक बंधों को तोड़ करके या जोड़ करके, नए बंधों को बना करके। अभिकारक किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम कभी भी खत्म नहीं होता है, एज इट इज वापस आ जाता है और नई अभिक्रियाओं को स्टार्ट करता है। इतनी बात आप समझ गए। एंजाइम कॉम्प्लेक्स में हो क्या रहा है, मैंने क्या बताया, इसको हम कहते हैं संक्रमण स्थिति, संक्रमण अवस्था कहते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, यहां पे बेटा हो रहा है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्लियर हो गई इतनी बात, बंधों का टूटना और जुड़ना। चलिए अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी ने एक नई बात की। क्या बात की, एक्टिवेशन एनर्जी।
इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा, ग्राफ आएगा इसमें, उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आज अगर एंजाइम समझ नहीं आया तो फिर कभी आएगा भी नहीं, गारंटी। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से नोट्स बनाते हुए एक एक छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं, अब पहले हमें समझना क्या है कि सक्रिय ऊर्जा कहते किसे, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते हैं कि जैसे कोई एक पदार्थ है ए और एक दूसरा पदार्थ है बी, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके ये क्या कर रहे हैं, ये पदार्थ बना रहे प्रोडक्ट जिसे हम कह रहे हैं ए बी। इन्होंने पदार्थ बना लिया ए बी। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद एक पदार्थ बना रहे ए बी। देखिए, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिना ऊष्मा के, बिना ऊर्जा के कंप्लीट नहीं होती। विदाउट एनर्जी नो फंक्शन, विदाउट फंक्शन नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए जब कोई भी दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहां पर इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। अरे इतनी तो जानते हो ना हिंदी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस ऊर्जा, जो ऊर्जा इस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए जरूरत पड़ती है, जिस ऊर्जा की, इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गई इतनी बात। किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ। एंजाइम का रोल क्या है, एंजाइम इसी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। कैसे, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। पीछे मैंने एक रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, पीछे वाली क्लास में, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक रिएक्शन पढ़ाई गई थी। उस रिएक्शन में हमने आपको एक चीज बताई थी बेटा, कि जैसे H2O CO2 के साथ क्रिया करता है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं लगता है। विदाउट एंजाइम ये कोई रिएक्शन हो रही है और इससे हमारा क्या बन रहा था, H2CO3। और मैंने कहा था कि इसके 200 मॉलिक्यूल पर हावर बनते हैं, ये बात आपको बताई गई थी। लेकिन यही अगर यही रिएक्शन एंजाइम की उपस्थिति में होती है, मान लेते हैं कि विद एंजाइम होती है, एंजाइम कौन सा लगा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जब ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में होती है, अब इसके मोल बनते हैं, कितने बताए थे मैंने, 600,000 पर सेकेंड। यानी यार एंजाइम ने किया क्या ऐसा, कुछ तो किया। इतनी स्पीड कैसे बढ़ गई एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में इतनी स्पीड कैसे बढ़ गई। एंजाइम ने जो इसको रिक्वायर्ड एनर्जी थी, जो सक्रिय ऊर्जा थी, उसको कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, ध्यान दीजिए। पहले तो ये दिमाग में रख लो, एक लाइन में लिख रहा हूं, उसको हमेशा के लिए याद कर लो। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम का मेन रोल यही होता है, एंजाइम
lower the activation energy। एंजाइम सदैव सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे कम करते हैं इसको जरा एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ, उसके आधार पर आप भी समझिए जरा। जैसे मान लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मान लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर इसका एक ग्राफ खींचते हैं। अब जैसे यहां पर इस तरफ क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, विभव ऊर्जा। इधर क्या हो रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की गति। ये हमारा सबस्ट्रेट लेवल है, यहां पर ये सबस्ट्रेट लेवल है, इस जगह पर मान लेते हैं एस। इस तरीके से ये सबस्ट्रेट लेवल है। अब इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, ऐसे चला और चल करके ये इस तरीके से ये रिएक्शन यहां पे आकर के ये प्रोडक्ट में बदली। इस समय इसको ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी विदाउट एंजाइम। पूरी बात को फिर से समझो। ये सबस्ट्रेट है, ये इसका सामान्य लेवल था, इसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये इसकी ऑप्टिमम रेंज जहां पर रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। कितनी? इतनी आवश्यकता पड़ी प्रोडक्ट में बदलने के लिए। कब? जब इसमें कोई भी एंजाइम नहीं लगा है, विदाउट एंजाइम। अब सपोज करो यही रिएक्शन हम एंजाइम की प्रेजेंस में कराएं। अब अगर ये रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में कराई जाती है तो ये रिएक्शन इस तरीके से ऐसे हो गई, ऐसे। अब इसमें हुआ क्या, आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। ये हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो ये एंजाइम आप समझ गए बेटा, ये बात आप समझ गए ना। एनसीईआरटी में डायग्राम बना क्या है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया की दर एंजाइम की उपस्थिति में क्यों बढ़ जाती है, किसी भी क्यों बढ़ जाती बेटा, इसलिए बढ़ जाती है चूंकि एंजाइम उस अभिक्रिया में लगने वाली ऊर्जा के मान को कम कर देता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम कर देता है। बात समझ में आई इतनी? अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझो। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, सब जगह एक बात कही जाती है कि ये रिएक्शन इंटरगोनिक है, ये रिएक्शन एक्सरगोनिक है, ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ऐसी बातें आप सुनते रहते हो। आज तक ना तो इसका मतलब समझ में आया आपको। चलो आज हम इस बात को समझते हैं कि कोई भी अभिक्रिया इंटरगोनिक कब होती है, कोई भी अभिक्रिया एक्सरगोनिक कब होती है, यानी ऊष्माशोषी कब होती है, अंतःऊष्मीय अभिक्रिया कब होती है और बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया कब होती है।
इस बात को समझेंगे। देखो इसको हम एक छोटी सी बात से समझ सकते हैं। इफ एनर्जी लेवल इज डिफर, एनर्जी लेवल डिफर का मतलब क्या है? जैसे सबस्ट्रेट से क्या बना? प्रोडक्ट बना। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बना है बेटा, तो हमेशा ये देखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद बना है, इसके पास ऊर्जा पहले से कम हुई, यानी सबस्ट्रेट के पास पहले ज्यादा थी, प्रोडक्ट के पास ऊर्जा कम रहेगी। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सबस्ट्रेट के पास एनर्जी कम थी लेकिन प्रोडक्ट उत्पाद के पास ऊर्जा बढ़ गई। तो इफ एनर्जी लेवल इज डिफर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, उत्पाद और अभिकारक के बीच ऊर्जा के अंतर के आधार पर सभी प्रकार की अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी कैसी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी होती इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कब इनको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, कब इनको इंडोथर्मिक बोलेंगे, इस बात को समझो। जैसे कंडीशन नंबर फर्स्ट, जैसे बेटा हम मान लें कि एक सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होगी। सबस्ट्रेट के पास मान लेते हैं कि एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होगी। तो कम कब हुई? जब इस अभिक्रिया ने एनर्जी को बाहर निकाल दिया, रिलीज्ड एनर्जी। अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम हो गई, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सोगोनिक रिएक्शन। एक्सोगोनिक रिएक्शन, एक्सर्गोनिक भी कह देते। और ऐसी अभिक्रियाओं को बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सटर्नल एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, इन्हें बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी बात को हम दूसरी तरीके से और देखें। पॉइंट नंबर 2 में देखें। अब मान लीजिए कोई भी सबस्ट्रेट है, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, कोई सबस्ट्रेट है। अब इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ऊष्मा या ऊर्जा इसके पास, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के पास ऊर्जा अधिक है। तो अधिक ऊर्जा कब होगी? ऐसी अभिक्रियाओं को बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, इसने बाहर से ऊर्जा ली, इसीलिए प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज्यादा हो गई। समझ गए ना? ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इनको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें बाहर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं अंतः ऊष्मीय अभिक्रिया। इसे क्या बोलेंगे? अंतः ऊष्मीय अभिक्रिया। आज के बाद समझ जाना कि अंतः ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होती है और बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होती है। अब चले बेटा इसके बाद एंजाइम के नेचर की बात करते हैं। एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि थोड़ी देर में मिलेगा वीडियो।
नेचर ऑफ एंजाइम की बात करें अगर, एंजाइम छोटी छोटी बेसिक बातों पर बेटा ध्यान दिया करो, क्योंकि बिना इनके आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। और एक न सेलेक्ट होने वाले बच्चे और एक सेलेक्ट होने वाले बच्चे के बीच केवल कुछ ही क्वेश्चंस का अंतर होता है। एंजाइम क्रियाविधि का स्वभाव कह सकते हो आप, इस तरीके से बोल सकते हो। इसके लिए एंजाइम क्रिया की प्रकृति कह सकते हो, क्रिया की प्रकृति। यह आगे वाली बात। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कहा था कि जो ये एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं, तृतीयक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अभी जो हम पीछे आपको बता रहे थे उसमें हुआ क्या था कि जैसे कोई एंजाइम है, ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ जाकर के जुड़ता है। और जब जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, इस तरीके से मैंने ये भी बताया आपको कि मान लीजिए सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसके एक्टिव साइट के साथ जाकर के जुड़ जाता है। और एक्टिव साइट के जुड़ने के बाद फिर से एंजाइम बाहर हो जाता है और इस अभिक्रिया में उत्पाद बाहर हो जाता है। इतना होता है, इतनी बात आपको बताई गई। इसको एक तरीके से और देखो, जैसे ये कोई एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे। इसके बीच में ये जो मैंने कहा था ये पॉकेट है, पॉकेट का मतलब ये था ये वो एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल है, जहां पर कोई सबस्ट्रेट आकर के आपस में जुड़ता है। और आ करके जब सबस्ट्रेट यहां पर आकर के जुड़ा तो एंजाइम ने इसकी मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड किया और इसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया। ठीक है, चलो रिटर्न में देखो क्या क्या हुआ इसमें। सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ या एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, एक बार बुक भी देखेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, E+S। इसमें हुआ क्या, एंजाइम यानी सबस्ट्रेट attached with active site of एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है। फिर दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा मैंने क्या बताया, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट में परिवर्तन किया जा रहा है, बंधों को खोल करके जोड़ करके। फिर क्या हुआ, तीसरी घटना में क्या हो रहा है, रिलीज प्रोडक्ट, उत्पाद अलग हो गया। फिर क्या हुआ, एंजाइम फ्री, एंजाइम भी फ्री हो गया। और फ्री होके कहां गया, बाइंड विद अदर सबस्टेंस, फ्री एंड बाइंड विद अदर सबस्ट्रेट। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये समझा कि कोई भी एंजाइम किस प्रकार से काम करता है। क्लियर हो गई बात। चलिए
बेटा अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। The activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the tertiary structure of proteins। यानी एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो सभी ऐसे कारकों से प्रभावित होती है। कैसे कारकों से प्रभावित होती, जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, वो सभी के सभी एंजाइम की क्रियाविधि को भी प्रभावित करते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग पीएच पर, अलग अलग तापमान पर वही एंजाइम अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है। एक ही एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग तापमान पर, अलग अलग पीएच पर अलग अलग दे सकता है, क्योंकि ये दोनों वो कारक हैं। कौन से कारक हैं ये दोनों? जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। अब जरा इस बात को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें। जैसे कोई रिएक्शन है, इस बात को समझो, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन इस बिंदु से स्टार्ट होती है और इस बिंदु पर जाकर के समाप्त होती है। यहां से शुरू करते हैं, कोई रिएक्शन शुरू होती है और यहां पर समाप्त होती है। यानी इनिशिएशन पॉइंट और ये उस रिएक्शन का एंड पॉइंट। यहां से रिएक्शन चली और यहां पर आकर के खत्म हुई। बीच में एक ऐसी स्थिति थी जहां पर अभिक्रिया की दर सर्वाधिक थी, इस जगह पर। मान लेते हैं इस जगह पर कोई भी रिएक्शन सबसे ज्यादा हुई। क्लियर हुआ? यहां से शुरू हुई थी और यहां पर सबसे उच्चतम दर पर है अभिक्रिया, यहां पर आकर के समाप्त हुई। जहां पर सबसे ज्यादा रिएक्शन हुई उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, उच्चतम दर। ये क्या है? ये प्रारंभिक और ये क्या है? अंतिम। कोई भी अभिक्रिया यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे आकर खत्म होती है। इस जगह पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट, एंड पॉइंट और ऑप्टिमम पॉइंट। अब ये ग्राफ कहना क्या चाह, जैसे ये कोई अभिक्रिया 10 डिग्री पर प्रारंभ हुई, 15, 20, 25, 30 सेल्सियस पर यह अभिक्रिया सबसे ज्यादा होती है। 35, 40, 45 और 50 पर यह अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। देखिए आप यहां पर 10 डिग्री पर इनिशिएट हुई, 15 पर थोड़ी सी और बढ़ गई, 20 पर और बढ़ गई, 25 पर और बढ़ी, 35 पर, 30 पर सर्वाधिक थी, 35 पर फिर से कम होना स्टार्ट हो गई, 40 पे और कम होना स्टार्ट हो गई, 45 पे और कम होना स्टार्ट हो गई, 50 पर धीरे धीरे समाप्त हो गई।
इस पूरे बात से हमने सीखा क्या? एनसीईआरटी हमसे कहना क्या चाह रहा है? हमसे कहना चाह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए एक निश्चित तापमान या पीएच की आवश्यकता होती है। हाई यानी एंजाइम सो हाईएस्ट एक्टिविटी at a particular temperature and pH। कोई भी एंजाइम एक निश्चित प्रकार के तापमान अथवा पीएच पर सर्वाधिक प्रकार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर एंजाइम कम कर दिया, टेम्परेचर या पीएच को घटा बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की क्रियाविधि भी कम ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? एक बात और समझो जरा इस जगह पर। क्या समझनी है कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, लोअर्ड टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम, एंजाइम की क्रियाविधि को कम कर देता है। प्रिजर्व द एंजाइम एंड एंजाइम टेम्परेरली इनएक्टिवेटेड। इसीलिए जब हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं, चाहे सीड बैंक हो, स्पर्म बैंक हो, क्रायो प्रिजर्वेशन हो, वहां पर हम क्या करते हैं, एंजाइम इतने नीचे टेम्परेचर पर ले जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो जाती, वो तक मरते नहीं है। लेकिन अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में पीएच अथवा तापमान को बढ़ा दें, सॉरी केवल तापमान की बात कर रहा हूं, तापमान को बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए तो क्या होगा? एंजाइम डिस्ट्रॉयड। एंजाइम क्या हो जाएगा बेटा? एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड, एंजाइम डिस्ट्रॉयड एंड एक्टिविटी लॉस्ट। अपनी क्रियाविधि को भूल जाते हैं या करना बंद कर देते। तो ये था एंजाइम पर तापमान और पीएच के प्रभाव। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और बचा हुआ एंजाइम इससे भी महत्वपूर्ण है, जरूर अगली क्लास में फिर से ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।